Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K. Sisoni, Associate Professor in Geology at Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In lecture series of Gyandut, I am delivering a short talk on concept of growth. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ज्ञानदूत की सेकेंड सीरीज शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रही है और इस ज्ञानदूत प्रोग्राम के तहत आज मैं कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ पे आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कितने प्रकार की होती है, ग्रोथ के मुख्य कंसेप्ट्स क्या है, ग्रोथ को किस बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, इसके अलावा ग्रोथ के लिए उत्तरदायी कारक और कौन कौन से होते हैं। तो इन सभी पहलुओं पे बहुत ही संक्षेप में एक समरी के रूप में, एक सारांश के रूप में मैं आपसे चर्चा करूंगा। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, a fertilized zygote is converted into a multicellular complex body. This is the simplest concept of growth. तो ग्रोथ की ये सबसे सिंपल परिभाषा है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो निषेचित अंडा होता है उसमें क्लीवेज के द्वारा लाखों की संख्या में सेल्स बन जाती है और इसी को एक सामान्य रूप से ग्रोथ के रूप में अपन मानते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। आल्दो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ को एक बृहद स्तर पर इसको परिभाषित करना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए ग्रोथ को कई लेवल पे मैं डिफाइन करूंगा। ग्रोथ को सब सेलुलर लेवल पे डिफाइन करूंगा, सेलुलर लेवल पे करूंगा, टिश्यू लेवल पे इसको डिफाइन करूंगा। तो आप देखोगे अलग अलग लेवल पे ग्रोथ के अलग अलग कंसेप्ट है। It is a process of physical maturation resulting an increase in size of body and various organs. सामान्य तौर पे देखें तो किसी भी प्राणी के आकार और उसकी साइज में जो वृद्धि होती है, उसके ऑर्गन्स में जो वृद्धि है, इसको फिजिकल मैच्योरेशन के रूप में माना गया है। इट अकर्स बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स, और ये जो वृद्धि होती है ये कोशिकाओं के डिवीजन के द्वारा होती है, सेल्स के मल्टीप्लीकेशंस के द्वारा होती है, और इसके अलावा इन कोशिकाओं में नए प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस भी होता है, जिसको इंटरसेलुलर सब्सटेंस के रूप में आप मान सकते हो। एंड इट इज क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ द बॉडी। अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा ग्रोथ की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। इसमें कुछ हिस्टोरिकल डेफिनेशंस है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे अकॉर्डिंग टू टोट के अनुसार क्या है, ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन साइज, यानी आकार में जो वृद्धि है, इसी को ग्रोथ का नाम इन्होंने दिया है। अकॉर्डिंग टू J.H. हक्सले, द सेल्फ मल्टीप्लीकेशन ऑफ लिविंग सब्सटेंस, कोशिका में जो जीवित जो पदार्थ है, लिविंग सब्सटेंस है उसका मल्टीप्लीकेशन होना, उसका गुणित होना, इसको वृद्धि के रूप में इन्होंने माना है। अकॉर्डिंग टू क्रोगमैन, इंक्रीज इन साइज, चेंज इन प्रोपोर्शन एंड प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्रोगमैन के अनुसार आकार में वृद्धि, प्रोपोर्शन में वृद्धि और प्रोग्रेसिव जटिलता का जो निर्माण है, कॉम्प्लेक्सिटी का जो निर्माण है, ये ग्रोथ के रूप में काउंट होता है। मेरेडिथ के अनुसार entire series of sequential anatomical and physiological changes taking place from the beginning of prenatal life to senescity. मेरेडिथ के अनुसार एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि बच्चे के प्री नेटल डेवलपमेंट के दौरान, प्री एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो देखने में मिलते हैं, इन सभी परिवर्तनों की जो क्रमबद्ध जो श्रृंखला होती है, इसी को इन्होंने ग्रोथ के रूप में माना है। अकॉर्डिंग टू मॉयर्स, growth is the quantitative aspect of biological development and is measured in units of increase per unit of time, for instance inches per year और ग्राम per year। तो मॉयर के अनुसार ग्रोथ जो है एक तरह की मात्रात्मक वृद्धि है, एक तरह की क्वांटिटेटिव वृद्धि है, और ये वृद्धि पर यूनिट टाइम के रूप में हो सकती है, पर इंच ईयर के रूप में हो सकती है, या प्रतिदिन कितना ग्राम वजन बढ़ा, इस रूप में भी इसको आप डिफाइन कर सकते हो।
According to Profit, growth usually refers to an increase in size and number. तो प्रॉफिट के अनुसार किसी भी प्राणी में कोशिकाओं की संख्या और कोशिकाओं के आकार में जो वृद्धि है इसको ग्रोथ के रूप में माना गया है. एंड अकॉर्डिंग टू बोस, चेंज इन एनी मॉर्फोलॉजिकल पैरामीटर विच इज मेजरेबल. तो बोस के अनुसार ऐसे कोई भी आकारिकी परिवर्तन जिन परिवर्तन को एक किसी स्केल्स के द्वारा, इसी पैरामीटर के द्वारा जिसको मापा जा सके. तो ये कुछ हिस्टोरिकल डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग समय पर साइंटिस्ट के द्वारा प्रतिपादित की गई है. अब मैं यहाँ पर ग्रोथ का जो कंसेप्ट है इसको 3 लेवल पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. एक तो सब सेलुलर लेवल पे, इसके बाद सेलुलर लेवल पे, और तीसरा ऑर्गेन लेवल पे. तो आप देखोगे कि अलग अलग लेवल के ऊपर ग्रोथ के कंसेप्ट जो है वो अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं. सबसे पहले सब सेलुलर लेवल, इसको एट सब सेलुलर लेवल ग्रोथ कैन बी एक्सप्लेन बाय एंडोसाइटोसिस, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स अदर देन डीएनए, और सिंथेसिस ऑफ डीएनए. तो सब सेलुलर लेवल पर ये 3 परिघटनाएं होती है और इन 3 परिघटनाओं के कारण ग्रोथ जो होती है वो देखने को मिलती है. जैसे एंडोसाइटोसिस, मान लीजिए किसी सेल्स के अंदर पिनोसाइटोसिस हो रहा है, फेगोसाइटोसिस हो रहा है, और इस पिनोसाइटोसिस के द्वारा न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं. अब जो जो पिनोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस के द्वारा ये मॉलिक्यूल अंदर प्रवेश करेंगे, इस कोशिका के अंदर पिनोसोम और फेगोसोम नामक जो रचनाएं हैं उनका एकुमुलेशन हो जाएगा, एकत्रण हो जाएगा, और इनके एकत्रित होने से सेल की जो साइज है वो आंशिक रूप से बढ़ जाती है. तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा भी कोशिका के आकार में वृद्धि होती है और इसे सब सेलुलर लेवल की ग्रोथ के रूप में माना जाता है. इसी में सेकंड जो एस्पेक्ट है, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स अदर देन डीएनए. अब कोशिकाओं में क्या होगा कि सेल डिवीजन जब होता है तो उसकी इंटरफेज में G1, S और G2 फेज भी होती है, और G1 और G2 फेज जो होती है इसमें डीएनए के अलावा अन्य जो पदार्थ है जिसमें आरएनए के मॉलिक्यूल है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, उनका सिंथेसिस होता है. और कोशिकाओं में जब प्रोटीन का अकुमुलेशन होता है तो यूं मान के चलो कि नया उसके अंदर जी द्रव्य बन रहा है और नया प्रोटोप्लाज्म बनता है, तो सेल की साइज जो होती है वो बढ़ती है और इसी को ग्रोथ के रूप में माना जाता है. तो कोशिकाओं में डीएनए के अलावा अन्य पदार्थों का जो संश्लेषण है वो भी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है. एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए, अब हर सेल डिवाइड होगी तो उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वल इक्वल डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए से डीएनए का निर्माण, यानी जिसको आप रेप्लिकेशन मान सकते हो. तो सब सेलुलर लेवल पर कोशिकाओं में रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है इसको भी ग्रोथ के रूप में माना जाता है, और इस तरह की जो ग्रोथ है इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे होने वाली ग्रोथ के रूप में भी आप कंसीडर कर सकते हो. तो सब सेलुलर लेवल पर ग्रोथ के ये कुछ कंसेप्ट है जो मैंने आपसे शेयर किए हैं. हाँ, अब इसके बाद सेकंड जो लेवल है इसका, एट सेलुलर लेवल. एट सेलुलर लेवल ग्रोथ कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ऑक्सीडेटिव ग्रोथ, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ और एक्रीशन ग्रोथ. इन तीनों को मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा. सबसे पहले ऑक्सीडेटिव ग्रोथ, इसको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी कहते हैं. और ऑक्सीडेटिव ग्रोथ में क्या होता है कि सेल के अंदर नया प्रोटोप्लाज्म का संश्लेषण होता है और सेल में जो जो प्रोटोप्लाज्म एकत्रित होगा सेल की साइज जो होती है वो बढ़ जाती है, और इस तरह की जो ग्रोथ होती है इसको ऑक्सीडेटिव ग्रोथ के रूप में मान सकते हैं, इसको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ के रूप में मान सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे निमेटोड्स हैं, रोटिफर्स हैं, ट्यूनिकेट्स हैं. अब इन एनिमल्स में सोमेटिक सेल्स तो कम होती है लेकिन जर्म सेल्स बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें प्रजनन दर बहुत ज्यादा है, फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है. फिर भी सोमेटिक सेल की संख्या कम होती है लेकिन इन सोमेटिक सेल का आकार बहुत बड़ा होता है, और सोमेटिक सेल के आकार में वृद्धि किसके कारण है? डेफिनेटली इन कोशिकाओं में नए प्रोटोप्लाज्म के संश्लेषण के कारण. सो इन सोमेटिक सेल्स amount of cytoplasm accumulated and resulted into increased size of a cell. तो सेल में जब नया जीव द्रव्य एकत्रित होगा इन कोशिकाओं की आकृति जो है वो बढ़ जाती है. इस फिगर में आप देख रहे हो ये सेल छोटी है, इसमें प्रोटोप्लाज्म बना, साइज और बढ़ गई, और प्रोटोप्लाज्म बना, साइज और बढ़ गई. हाँ, इसी में सेकेंड कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ.
तो सेलुलर लेवल पर क्या होगा कि कोशिकाओं के आकार में जो वृद्धि है ये तो ग्रोथ है ही, कोशिकाओं की संख्या भी यदि बढ़ती है इसको भी ग्रोथ के रूप में माना जाता है, और इसको मल्टीप्लिटी की ग्रोथ के रूप में अपन मान सकते हैं। जैसे जायगोट में क्लीवेज जब होता है, पहला क्लीवेज हुआ 2 कोशिकाएं बन गई, सेकेंड क्लीवेज हुआ 4 सेल बन गई, तीसरा क्लीवेज हुआ 8 सेल बन गई, चौथा क्लीवेज हुआ 16 सेल बन गई। अब इस तरह विदलन की प्रक्रिया चलती रहेगी और जायगोट में कोशिकाओं की संख्या 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह कोशिकाओं की संख्या इसमें निरंतर बढ़ती रहती है। तो कोशिकाओं की संख्या में जो वृद्धि है इसको भी एक तरह से ग्रोथ के रूप में माना जाता है, और इसको गुणात्मक वृद्धि या मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं। हाँ, इसमें तीसरा जो एस्पेक्ट है एक्रीशन ग्रोथ। एक्रीशन ग्रोथ में क्या होता है, सम टाइम ग्रोथ इज अचीव्ड बाय इंटरसेलुलर डिपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो कई बार दो सेल के बीच में जो खाली स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, उस खाली स्पेस के अंदर कोई मैट्रिक्स या आधात्री जो है वो एकत्रित हो जाती है, और मैट्रिक्स के डिपॉजिट होने के कारण भी उस ऑर्गेन की साइज जो है वृद्धि बढ़ती है। और इस तरह का जो फिनोमेनन है ये हायर वर्टिब्रेट्स में बहुत सामान्य बात है। इसके बाद ऑर्गेन लेवल पे इसका कंसेप्ट क्या हो सकता है, तो सबसे पहले अपने सब सेलुलर लेवल पे देखा, उसके बाद सेलुलर लेवल पे देखा, अब ऑर्गेन लेवल पे ग्रोथ क्या हो सकती है। एट ऑर्गेन लेवल ग्रोथ कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डिपॉजिटिव ग्रोथ एंड रिपीटेटिव ग्रोथ। तो ऑर्गेन लेवल के ऊपर दो कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। डिपॉजिटिव ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ में क्या होता है कि बॉडी में जो ऑर्गेन्स है उनमें कैल्शियम इकट्ठा हो गया, कोलेजन इकट्ठा हो गया, इलास्टिन इकट्ठा हो गया, और इन एकुमुलेशन के कारण, डिपोजिशन के कारण उस ऑर्गेन की शेप और साइज के अंदर वृद्धि होती है, और इसको निक्षेपित वृद्धि बोलते हैं। और डिपॉजिट जो ग्रोथ है ये भी दो तरह की हो सकती है, एक तो एपोजिशनल, एक इंटरस्टिशियल। एपोजिशनल जो ग्रोथ होगी इसमें क्या होगा कि उस ऑर्गेन का जो डायमीटर है वो बढ़ता है, चौड़ाई बढ़ती है। और इंटरस्टिशियल ग्रोथ में क्या होता है, उस ऑर्गेन की लंबाई बढ़ती है। जैसे अपने ह्यूमन के अंदर हड्डियों की जैसे मोटाई बढ़ रही है, अब हड्डियों की मोटाई बढ़ रही है कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण, इट मीन्स ये एपोजिशनल ग्रोथ है। और कई बार ये अंतराली वृद्धि भी देखने को मिलती है, जिसके अंदर कोई भी मैटर है उसका निक्षेपण हो जाएगा, और डिपोजिशन होने के कारण उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। इसको अंतराली वृद्धि के नाम से जाना जाता है। और इस तरह की ग्रोथ जो है वो कार्टिलेज के अंदर पाई जाती है, बोन्स के अंदर पाई जाती है। हाँ, एक है इसमें रिपेरेटिव ग्रोथ। अब रिपेरेटिव ग्रोथ में क्या है कि अपनी बॉडी में कई ऑर्गेन ऐसे हैं जिसमें ऑक्जेटिक ग्रोथ भी है, वहां पर मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ भी है, लेकिन फिर भी उस ऑर्गेन का आकार है कांस्टेंट बना रहता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि उसमें जितनी कोशिकाएं बनती है उतनी सेल्स की डेथ हो जाती है, या जितनी सेल्स की डेथ होती है उतनी सेल्स इसमें नहीं बन जाती है। तो इनपुट आउटपुट इसके अंदर मेंटेन रहता है, बराबर बना रहता है। और इस तरह की जो ग्रोथ होती है ये अपने ह्यूमन के अंदर स्किन में पाई जाती है। तो स्किन के अंदर रिपेयरिंग होती है, रीजनरेशन होता है, घाव भरने की प्रक्रिया होती है। पुरानी स्किन है वो डेंड्रूफ के रूप में शरीर से उतरती रहती है। तो त्वचा के अंदर रिपेरेटिव ग्रोथ पाई जाती है, आंत के अंदर पाई जाती है, क्योंकि आंत की म्यूकोसा है वो निरंतर झड़ती रहती है, और आंत के अंदर रिपेयरिंग जो होती है वो पाई जाती है, नई नई लेयर नीचे से आती रहती है। गर्भाशय के अंदर ये कैपेसिटी पाई जाती है, ब्लड के अंदर ये कैपेसिटी पाई जाती है। और इनमें सबसे ज्यादा जो रिपेरेटिव जो कैपेसिटी है ये इंटेस्टाइन के अंदर होती है। और ये इनके मेन एग्जांपल है स्किन, इंटेस्टाइन, गर्भाशय और रेड बोन मेरो। इन चारों के अंदर रिपेरेटिव टाइप की ग्रोथ पाई जाती है। हाँ, अब यह है कि ग्रोथ का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। आफ्टर कंपेयरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एट सब सेलुलर, सेलुलर एंड ऑर्गन लेवल, स्टिल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द ग्रोथ। अब यहाँ पर आपने तीन एस्पेक्ट देखे, सब सेलुलर लेवल पे ग्रोथ क्या है, सेलुलर लेवल पे ग्रोथ क्या है, और ऑर्गन लेवल पे ग्रोथ क्या है। लेकिन फिर भी इन तीनों लेवल पे ग्रोथ का कंसेप्ट पढ़ने के बाद में भी आपको ऐसा लगेगा कि ग्रोथ को परिभाषित करना बहुत ही टेढ़ा काम है, बहुत ही दुष्कर कार्य है। लेकिन सिंपली इंक्रीज इन साइज,
कोशिका के आकार में वृद्धि, इसको ग्रोथ बोलते हैं। इंक्रीज इन नंबर, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, ग्रोथ कहलाती है। इंक्रीज इन ड्राई वेट, कोशिका के शुष्क भार में वृद्धि, ग्रोथ कहलाती है। इंक्रीज इन नाइट्रोजनस कंपोनेंट अदर देन अमोनिया एंड यूरिया, तो अमोनिया एंड यूरिया के द्वारा, अमोनिया और यूरिया के अलावा कोशिकाओं में नाइट्रोजनस कंपोनेंट का संश्लेषण, यानी जैसे प्रोटीन का संश्लेषण है, डीएनए का संश्लेषण है, तो ये भी ग्रोथ के रूप में काउंट होता है। लेकिन उत्सर्जी पदार्थ इसमें काउंट नहीं होंगे। अब हालांकि अमोनिया इसके अंदर भी नाइट्रोजन है, यूरिया है, इसके अंदर भी नाइट्रोजन है, लेकिन बॉडी में यदि अमोनिया इकट्ठी हो गई, यूरिया इकट्ठी हो गई, इसको ग्रोथ के रूप में नहीं मानेंगे। उल्टे ये पदार्थ है वो टॉक्सिक सिटी का काम करेंगे और कोशिकाओं के अंदर विषाक्त जो प्रणाली है वो एक्टिव हो जाएगी, एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, सेल्स की डेथ हो जाएगी। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, लेकिन कोशिकाओं में यदि न्यूक्लिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है, डीएनए आरएनए की मात्रा बढ़ रही है, तो इसको अपन ग्रोथ के रूप में मान सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब यहाँ पर मेडिकली टेस्टेड और ऑथेंटिक कुछ सजेशन है जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस, और ये अपन जानते हैं कि वृद्धि की जो प्रक्रिया है एक क्रमबद्ध तरीके से होती है। डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल, डेवलपमेंट यूनिडायरेक्शनल है, यानी जाइगोट से मोरला बन गया, मोरला से ब्लास्टुला बना, गेस्टुला बना, न्यूरुला बना। डेवलपमेंट में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि न्यूरुला से वापस गेस्टुला बन गया, गेस्टुला से वापस ब्लास्टुला बन गया। तो डेवलपमेंट है यूनिडायरेक्शनल है, इट इज इंडिविजुअलाइज्ड, ईच चाइल्ड इज यूनिक, प्रत्येक बच्चा है उसका ग्रोथ का प्रतिरूप, ग्रोथ का पैटर्न है अलग अलग प्रकार का होता है। डेवलपमेंट इज इंटररिलेटेड, डेवलपमेंट एक दूसरे से पारस्परिक संबंध भी रखता है। डेवलपमेंट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफरेंशिएटेड, और जो जो प्राणी की वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है, एक तरह से विभेदन की प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। डेवलपमेंट बिकम्स इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्लेक्स, और परिवर्तन की जो प्रक्रिया है ये इंटीग्रेटेड है, लेकिन साथ में जटिल भी है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले जो कारक है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसमें। तो जेनेटिक्स जो है, वंशागति, आनुवंशिकी, ये भी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। इसके अलावा मनुष्य का जो एनवायरनमेंट है कैसा है, एनवायरनमेंट भी आपकी ग्रोथ को प्रभावित करता है। कल्चर, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, तो कल्चरल है ये भी कुछ हद तक ग्रोथ को प्रभावित करती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन, आपका यदि खान पान हेल्दी है, खान पान अच्छा है तो आपकी बॉडी भी हेल्थी रहेगी, आपकी बॉडी में ग्रोथ अच्छी होगी। हेल्थ स्टेटस, आदमी हेल्दी है तो ग्रोथ भी हेल्दी होगी। अदरवाइज आदमी के अचानक बीमार हो गया, इसके अंदर कोई डायबिटीज होगी, शुगर प्रॉब्लम होगी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, ट्यूशन कैंसर की जैसे संभावना उसके अंदर डेवलप होगी, और उस कंडीशंस में ग्रोथ की जो प्रक्रिया है काफी हद तक प्रभावित होती है। प्राणी का हेल्थ स्टेटस कैसा है, क्योंकि आदमी हेल्दी होगा तो उसके अंदर ग्रोथ जो है वो भी हेल्दी होगी। इसके अलावा फैमिली स्टेटस, कई बार ये देखा है कि पर्टिकुलर फैमिली में बोने बोने बच्चे पैदा होते हैं। अभी आज की पत्रिका में एक फोटो थी जिसमें एक ऐसी फैमिली का जिक्र था जिसमें पिछले 50 वर्षों से बोने बच्चे ही पैदा हो रहे हैं। तो पेरेंटल जो स्टेटस है, फैमिली जो ट्रेट है, वो भी इसके लिए उत्तरदायी है। और चाइल्ड रियरिंग फिलोसॉफीज, अब छोटा बच्चा है उसका लालन पालन किस वातावरण में हो रहा है, किस घर में हो रहा है उसमें उसको खाने पीने को क्या दिया जा रहा है, तो चाइल्ड रियरिंग फिलोसॉफी ये भी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है। तो ये कुछ कंसेप्ट है ग्रोथ के। लेकिन फिर भी आपने ये पूरा जैसे व्याख्यान सुना, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि ग्रोथ की एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। तो ग्रोथ को प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सेलुलर लेवल पे अलग तरह से परिभाषित कर सकते हैं, और अडल्ट लेवल पे इसको अलग तरह से प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सिंपल शब्दों में ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और एक बार मेरी तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से और ज्ञानदूत चैनल की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।